जिस तरह हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि नेसेसरी पार्ट है एनालिसिस, कि किसी भी कंपनी के एनालिसिस किए बगैर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वैसे टेक्निकली आप इन्वेस्टमेंट कर तो सकते हैं, सिंपली कि आपने स्टॉक्स बाय कर लिया, उसको होल्ड कर लिया, इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये मजाक है, ये स्पेकुलेशन है कि आप मार्केट के साथ खेल रहे हैं। तो उस खेल का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है कि लोग जिस तरह एनालिसिस किए बगैर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वो लॉस में चले जाते हैं। तो लॉस से बचिए और हर कंपनी की इन्वेस्टमेंट से पहले एनालिसिस लाजमी करें, ताकि आपको आइडिया हो सके, आइडिया नहीं बल्कि आपको कंफर्म हो सके कि जो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फ्यूचर आउटलुक कैसा है, फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे भी सकती है कि नहीं। कोलगेट की एनालिसिस का सेकंड पार्ट जो कि आज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस शीट को, जो कि तकरीबन 13 ईयर की बैलेंस शीट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह आपके लंबे अरसे के लिए बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। तो एनालिसिस करने के लिए जिस तरह आप जानते हैं कि कम से कम 10 साल के एनालिसिस आपको करने चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस अगर करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस कंपनी के नाम का, उस कंपनी के सिंबल का कमेंट करें, ताकि आपको उस कंपनी के 10 से 15 साल के एनालिसिस मिल सके। तो पिछली वीडियो में हमने कंपनी के पे आउट्स मीन डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर जो इश्यूज किए हैं कंपनी ने लास्ट 16 ईयर्स के, उनकी हिस्ट्री हमने देखी एंड उनकी कंप्लीट, उस कंपनी की कंप्लीट रेशियोज को कैलकुलेट किया, उसकी 16 ईयर्स की रेशियोज को देखा कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा हो सकता है। तो चलिए एनालिसिस के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। इसकी जो एनालिसिस है वो हम 2023 तक करेंगे, 2011 से लेकर, मीन ये तकरीबन 13 साल के एनालिसिस बनते हैं। तो ये बैलेंस शीट में एक्चुअली एसेट्स और नॉन एसेट्स की जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और इक्विटी, इन तीनों की डिटेल मेंशन की जाती है। ये बैलेंस शीट बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड होती है, एक एसेट्स में, दूसरा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में। वो जो इक्विटी होती है वो मज़ीद आगे 2 सेक्शन में डिवाइड हुई होती है, एक होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, दूसरा होता है लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले जो एसेट का पोर्शन है, फर्स्ट सेक्शन जो बैलेंस शीट का है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, वो है एसेट्स। एसेट्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स में जो फर्स्ट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं, मीन के जो जिनको कंपनी एक साल मतलब कंपनी होल्ड रखना चाहती है, कि कंपनी 1 साल के अंदर अंदर इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती है। ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मीन के कंपनी के जो प्रॉपर्टी है, कंपनी के प्लांट्स वगैरह हैं और उसके इक्विपमेंट जो मशीनरी वगैरह है वो सारी। तो इसको 2011 से हम 11 से हम देखते हैं। तो 2011 में 2.6 जो मिलियन थे, ये थी कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि 2012-13 एंड इंक्रीज़ होती होती ये तकरीबन 2.6 से 2023 में 7.8 मिलियन तक आ गई। तो ये जो 7.8 मिलियन तक आई है, ये तकरीबन 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज़ है ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जो कि नॉन करंट एसेट्स में है। और उसके बाद आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स है कंपनी के, तो वो भी तकरीबन 2011 से 18,000 थे जो कंपनी के 2011 में, वो कम हुए हैं, जो कि कम होते दरमियान में 2011 में जो 18,000 थे, 2012 में इसी तरह 6,000, फिर 4,000, और ये कम होते फिर 2016 में इंक्रीज़ हुए और 2018 में सबसे ज़्यादा रहे, जो कि तकरीबन 24,000 थे। उसके बाद 2023 में अगेन ये 7,000 तक आए। और इसका कम होना कुछ खतरे की बात नहीं है, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है कि ये एसेट्स इनके होते जाते हैं ऊपर नीचे। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो यही थी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि इंक्रीज़ ही हुए हैं, जो कि किसी भी साल मेन पिछले 13 सालों में कंपनी के डिक्रीज़ नहीं हुए। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, जो कि लोन्स कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, मतलब कंपनी ने जो लोन्स दिए होते हैं, ये भी कहीं इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुए हो तो नो इशू। लेकिन ये कंपनी का जो 2011 में 13,000 कंपनी ने लोन दिया हुआ था, 13,528, और इसी तरह इसके जो लोन्स हैं वो अप्स एंड डाउन्स के साथ आते हैं। और लेकिन 2023 में 13,000 से 76,000 तक कंपनी के जो लोन है, मेन ये भी कंपनी का एक एसेट है। जब आप भी किसी को लोन देते हैं तो वो आपका एसेट बन जाता है कि आपको मिलने तो हैं ही,
तो ये भी कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन्स मीन जो कंपनी ने दिए हुए हैं 1 साल के बाद जो कंपनी को मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये भी कंपनी के 2011 में जो कि 9,000 थे और वो इंक्रीज़ होते 2012 में 10, फिर 13, फिर 14,000 से इंक्रीज़ होते होते 2023 में 21,000 पे आए जो कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं। उसके बाद स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, मतलब स्टाफ रिटायरमेंट के जो अर्ली रिटायरमेंट्स होती हैं, इस तरह के जो प्लान्स होते हैं कंपनी जो पे कर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो तकरीबन 2011 में है। तो क्योंकि ये हमें देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वो कंपनी ने एक ही दफ़ा 2021 में उसका एसेट बना था ये स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अदरवाइज़ पिछले 11, 12, 13 सालों में नहीं हुए। क्योंकि नॉन करंट एसेट्स आपको पता है कि वो एसेट्स हैं जो कि कंपनी के 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद जाके कंपनी का कैश में कन्वर्ट कर सकती है, और लेकिन करना नहीं चाहती। ये कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, मीन के मशीनरी में उसकी फैक्ट्री, उसका प्लांट, इसी तरह ज़मीन, और जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई बिल्डिंग वगैरह, वो सब नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। तो इसकी जो बैलेंस शीट की डिटेल है कि आप हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बैलेंस शीट के तकरीबन 6 जो पार्ट्स हैं वो स्टॉक मार्केट कोर्स में अपलोड हैं। आप उन्हें देखकर कंप्लीटली बैलेंस शीट को स्टडी करना सीख सकते हैं। उसके बाद भी आप इसको अगेन देख सकते हैं। तो अभी नॉन करंट एसेट्स का टोटल ओवरऑल देख लेते हैं। 2011 में जो नॉन करंट एसेट्स थे कंपनी के वो 2.7 मिलियन थे, जो कि इंक्रीज़ होते कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 7.9 मिलियन हो गए। तो ये कंपनी की काफ़ी अच्छा साइन है। और जब भी हम इस कंपनी, ये क्या है केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी, इसको हम नेक्स्ट जो केमिकल इंडस्ट्री की ही कंपनी को एनालाइज़ करेंगे तो हम उस बैलेंस शीट को इस बैलेंस शीट के साथ कंपेयर भी करेंगे कि ये कंपनी अच्छी फ़िलहाल तो जा रही है, लेकिन अपने ही सेक्टर्स की दूसरी कंपनी से भी बेहतर है कि नहीं। तो हम इसको कंपेयर भी करेंगे नेक्स्ट जब हम एनालाइज़ करेंगे केमिकल इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी को। अब हम आ जाते हैं करंट एसेट्स पर। तो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स जो हैं ये कंपनी के आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2011 में 11 से स्टार्ट होते कंपनी के काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि तकरीबन सिर्फ 36,000 थे और 2023 में ये 7 लाख तक पहुँचे हैं। और आगे इसी तरह स्टॉक एंड ट्रेड और आगे जितने भी ऑप्शंस हैं कंपनी के वो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही प्रॉफिट्स में ही जा रहे हैं कि 2011 से कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ ही हुए हैं। उसके बाद जो आ जाता है इसी तरह अदर रिसीवेबल्स, एक्रूड रिटर्न, टैक्सेशन। अच्छा, ये जो टैक्सेशन है ये भी मतलब कंपनी का क्या है करंट एसेट्स, ये लाइबिलिटी में भी आ जाता है, इसी तरह एसेट्स में भी आ जाता है। ये होता इस तरह है कि कंपनी अगर अपना टैक्स ओवर पे कर देती है तो वो लाइबिलिटी बन जाता है कि अगले साल कंपनी ने उतना ही टैक्स कम पे करना है, और अगर कंपनी ने पे नहीं किया होता तो वो उसकी लाइबिलिटी बन जाता है कि कंपनी ने इसे पे करना है। तो ये करंट एसेट्स में टैक्सेशन थी जो कि कंपनी ने इसी साल ही इसको मतलब रिलीव मिल जाना है। तो ये कंपनी के पिछले सालों में तो थे टैक्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कि कंपनी को रिलीव भी मिल सकता था, लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी की टैक्सेशन क्लियर है। इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है आगे कैश बैलेंसेस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कंपनी में। तो ये अगर देख लें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और बैलेंसेस, ये कंपनी के तकरीबन इंक्रीज़ हुए हैं। ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 2011 में कंपनी की कोई नहीं थी, उसके बाद इंक्रीज़ करते कंपनी ने, ये 2011 में कोई नहीं थी, इंक्रीज़ करते हुए कंपनी इनको लेकर आई है 14.2 मिलियन तक, जो कि नहीं थी 2011 में। उसको 14.2 मिलियन किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी और बहुत अच्छा इस कंपनी का कदम है। और इसी तरह कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो कि कंपनी के 2011 में 6,18,000 थे, और उसके बाद ही इंक्रीज़ होते 5.4 मिलियन, मीन 6 लाख कहाँ और 5.4 मिलियन कहाँ, ये तकरीबन कोई 20 टाइम्स आई थिंक इससे भी ज़्यादा का अप लगता है। जी बिल्कुल 20 टाइम्स हायर है ये कैश बैलेंस जो कंपनी के पास पड़ा होता है। तो कंपनी की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और कैश बैलेंसेस बड़ा मैटर करती हैं इन चीज़ों में। तो ये जो करंट एसेट्स हैं कंपनी के, अब हम वो देख लेते हैं कि करंट एसेट्स भी कंपनी के इंक्रीज़ ही हुए हैं, जो कि 3.6 मिलियन थे करंट एसेट्स, आज हैं 39.5 मिलियन, जो कि तकरीबन 3.6 से 39.5 ये बनते हैं तकरीबन 12 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं।
इसी तरह नॉन करंट एसेट्स तो सिर्फ मेरा ख्याल 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुए थे। ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है कि कंपनी के नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज़ होने चाहिए या करंट एसेट्स, क्योंकि ये केमिकल की इंडस्ट्री है। अगर और इसी तरह ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होती तो उसके जो नॉन करंट एसेट्स थे वो बहुत ज़्यादा होने थे। तो ये केमिकल की कंपनी है, इसके मतलब ऑटोमोबाइल से बहुत ही डिफरेंट है। इसी तरह इसको दूसरी जब केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी से कंपेयर करेंगे देन हमें बिल्कुल आइडिया होगा। तो ये टोटल एसेट्स इस हमने देख लिए हैं, जो करंट और नॉन करंट लायबिलिटी एसेट्स को मिलाकर ये कंपनी के इंक्रीज ही हुए हैं। उसके बाद सेक्शन आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। एक सबसे पहले इक्विटी, जिसे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स भी कहते हैं, वो कंपनी का देख लेते हैं, जो कि इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है। और जो रिजर्व्स है, उसके बाद रिज़र्व कंपनी का होता है कि कंपनी अगर किसी मुश्किल टाइम में भी हो तो कंपनी उसको उस पैसे को कवर करती है, या कि न्यू प्लांट लगाना हो फ्यूचर में, उसके लिए कंपनी के पास पैसे मौजूद होते हैं। ये था 4.0 मिलियन, मतलब 4 मिलियन। तो ये कंपनी का इंक्रीज़ होते 4 से 22.1 मिलियन, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी अपने रिजर्व्स को इंक्रीज़ करती जा रही है। और उसके बाद इसी तरह ही ये जो रिजर्व्स है कंपनी ने इंक्रीज़ किए हैं, वो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल भी कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल ही रहा है, लेकिन इसका कोई इशू ज़्यादा नहीं होता। मेन जो शेयर कैपिटल में है वो है उसका रिजर्व। उसके बाद आ जाता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की उसी तरह ही एसेट्स की तरह दो टाइप्स हैं, नॉन करंट और करंट। ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं ये कंपनी की काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 2011 से, ये जो फर्स्ट वाला है डेफर्ड टैक्सेशन, इसी तरह ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ये डेफर्ड लायबिलिटी, ये सब कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं, जो कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ मीन कंपनी ने 1 साल के बाद पे करनी है। तो ये लायबिलिटीज़ को हम टोटल लायबिलिटीज़ को देखते हैं कि कंपनी ने 2011 में तकरीबन 3,86,000 कंपनी की लायबिलिटीज़ थी, जो कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ थी। वो इंक्रीज़ होते 1.9 मिलियन लायबिलिटीज़ हो गई। अब ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं किस हिसाब से, 3.3 मिलियन से 1.9 मिलियन। तो इसी तरह नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं हम, वो किस रेशियो से इंक्रीज़ हुए। तो नॉन करंट जो एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। इन दोनों के इंक्रीज़ होने के टाइम्स मतलब रेशियो तकरीबन सेम ही है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ फ़िलहाल अच्छा चल रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है लायबिलिटीज़ में करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़। ये जो करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इसी तरह ये जो सारी ऑप्शंस है, और इसमें जो डिविडेंड्स भी हैं अनपेड अनक्लेम्ड, ये वो डिविडेंड्स हैं मीन के जो कंपनी ने अभी तक पे नहीं किए या कुछ क्लेम नहीं किए शेयर होल्डर्स ने। तो वो इस साल कंपनी के जो अनक्लेम्ड डिविडेंड वो हैं 2.8 मिलियन, जो कि पिछले किसी भी साल 2011 से नहीं थे। तो कंपनी का अनपेड डिविडेंड है, और इसी तरह अनक्लेम डिविडेंड तो हर कंपनी का साथ साथ चलता रहता है कि ये होता है इस तरह के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिल तो जाता है, लेकिन वो क्लेम करना मतलब लेट हो जाते हैं, इसी तरह एनुअल रिपोर्ट बनने से पहले। तो इसी तरह वो अनक्लेम्ड में मेंशन हो जाता है। तो ये जो करंट लायबिलिटीज़, इसका टोटल हम देख लेते हैं, जो कि करंट लायबिलिटीज़ का टोटल 1.6 मिलियन था 2011 में, जो कि दरमियान में 4 सालों में जो करंट लायबिलिटीज़ थी वो कम हुई, मतलब कम क्या तकरीबन ख़त्म हो गई। लेकिन इसी तरह ही 2023 में 21.2 मिलियन इसकी लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इनको देखते कैसे हैं। जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उनको नॉन करंट एसेट से कंपेयर करते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी कम है। जितने नॉन करंट एसेट से नॉन करंट लायबिलिटीज़ कम होंगी, कंपनी उतनी अच्छी कंसिडर की जाएगी, मीन उतनी उसकी जितनी रेशियो अच्छी होगी। अगर फ़र्ज़ कर लें कि 10 करोड़ कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 1 करोड़ कंपनी की लायबिलिटीज़ है, तो ये रेशियो बनेगी 0.1, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि कंसिडर की जाती है 0.3 से 0.6 के अंडर होनी चाहिए। तो ये इस कंपनी की जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है वो है 1.9 मिलियन। तो ऊपर अगर इसकी नॉन करंट एसेट्स देख लेते हैं वो है 7.9 मिलियन। मतलब कि अगर कंपनी अपने नॉन करंट एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटीज़ को निकाल भी दे तो कंपनी को सिर्फ 1.9 मिलियन जाएंगे, जो कि 6.0 मिलियन मीन 6 मिलियन कंपनी के एसेट्स फिर भी नॉन करंट एसेट्स रहेंगे, जो कि कंपनी इजीली सर्वाइव कर सकती है। ना ये कंपनी कोई कहीं जा सकती है कि कंपनी को बिल्कुल इमरजेंसी में ये लोन्स वापस भी करने पड़े। तो उसके बाद जो करंट लायबिलिटीज़ है वह कंपनी का 21.2 मिलियन। इसको हम करंट एसेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, उससे माइनस करते हैं कि कंपनी की क्या रेशियो निकलती है। तो करंट एसेट्स हैं कंपनी के 39.5 मिलियन, वो जो करंट लायबिलिटीज़ थी वो थे 21।
39 ये जो रेशो निकल कर आती है ये है तकरीबन 0.56 के दरमियान, 0.6 से बिलो ही है। लेकिन ये रेशो कुछ कंपनी की ठीक है, जो कि रेशो कंसिडर की जाती है 0.3 से 0.6 के दरमियान की अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनी है। लेकिन एक्सीलेंट वर्क यहाँ पर कंपनी का दिखाई नहीं दिया। तो जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी के 23.1 मिलियन है, और जो टोटल एसेट्स कंपनी के हैं वो है 47.4 मिलियन। तो ये कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली कम है, मतलब 1.5 हैं। तो कंपनी के 2 टाइम्स एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ की निस्बत। तो यहाँ कंपनी अच्छी चल रही है अपने एसेट्स के अकॉर्डिंग और उसके लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, के लाइबिलिटीज़ कम ही हैं, उससे हाफ से भी कम है। तो ये कंपनी का एक अच्छा साइन है कि कंपनी इजीली अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उतार सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा कम नहीं है। ये कंपनी की थोड़ी कम और होनी चाहिए थी। कंपनी की जो 0.5 के अबव रेशो जा रही है 0.3 होनी चाहिए थी, जो कि नॉन करंट एसेट्स पर रेशो कंपनी की आ रही है 0.1 0.12 के दरमियान। तो अब जो मेन चीज़ हमारे देखने वाली है वो इस बैलेंस शीट को एनालाइज करना बिल्कुल लाजमी है कि उससे पता चलेगा जो हमारे काम की चीज़ है वो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी था। जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो हम देखते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से कितना इंक्रीज़ हुआ है। 2011 में 4.3 मिलियन था, 4.3 मिलियन जो कंपनी का शेयर कैपिटल एंड रिजर्व था, ये इंक्रीज़ हुआ होते होते ये तकरीबन 24.3 मिलियन पे आया है, जो कि तकरीबन 4.3 से 24 मिलियन, ये 6 टाइम्स इंक्रीज़ है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी में जो पैसा है शेयर होल्डर्स का वो लॉस में नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे जो इक्विटी है ये कम होती और बैलेंस शीट बाकी सब अच्छी चलती, फिर भी ये कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा बख्श तो थी ही नहीं ये कंपनी। तो ये कंपनी 4 मिलियन से 24 मिलियन तक शेयर होल्डर्स इक्विटी को, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे को लेकर आई है। तो इसका मतलब है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप ये जो कोलगेट कंपनी की एनालिसिस हैं इसको किसी दूसरे केमिकल सेक्टर की कंपनी से, किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें उस सिंबल का नाम लिख के कि मैं आपके लिए वो उस पर भी एनालिसिस भी करूँगा, उसको हम कम्प्लीटली कंपेयर भी करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर बेहतर है और कहाँ पर नहीं। तो ये कंपनी फ़िलहाल अच्छी चल रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद साबित होगा।